नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि किसानों ने अपना आंदोलन आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। इसी बीच मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है और यह सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 1 घंटे तक चली लंबी बैठक के बाद खट्टर और चौटाला ने कहा कि उन्होंने राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा की है। खट्टर और चौटाला के साथ बीजेपी और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य भी यहां नॉर्थ ब्लॉक में हुई मुलाकात के दौरान मौजूद थे। बैठक से पहले शाह और दुष्यंत ने जेजेपी के विधायकों से यहां एक फार्म हाउस में मुलाकात की, जिनमें से विधायकों के एक वर्ग का कहना था कि अगर ये कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऐसा समझा जाता है कि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। फिलहाल क्या हरियाणा की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ऐसा माना जा रहा है कि जेजेपी के कुछ विधायक इस समय प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की बात भी जेजेपी के विधायक के द्वारा कही भी गई, क्योंकि इसमें जो उदाहरण के तौर पे हम जो शाहबाद से जो विधायक है रामकरण काला, उन्होंने ये कहा था कि अगर 15 तारीख तक इन कृषि कानूनों पर किसानों के लिए कोई फायदे की बात नहीं निकल कर आती या कोई हल नहीं निकलता किसानों के पक्ष में, तो वो विधानसभा में अपनी विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे देंगे। विधायक के पद से वो इस्तीफा स्पीकर को सौंप देंगे। तो इस तरह के जो अंदर खाते जो किसानों के साथ समर्थन की कई विधायकों की बात कही जा रही है, तो उसी को जो को लेकर जो है जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अपने तमाम जो विधायक हैं 10 के 10 विधायकों के साथ जो दिल्ली में बैठक की और उनकी नब्ज को टटोला, और जिसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और निशांत सिंह जो कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वहीं ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके फीडबैक जो प्रदेश के जो ताजा हालात हैं उसको लेकर वहां पर फीडबैक दी और एकजुटता, सरकार की एकजुटता दिखाई और बिना किसी दबाव के सरकार चलने का पूरे 5 साल समय निकालने का वहां अपनी सरकार के बारे में वहां पर अमित शाह को, गृह मंत्री को पूरा आश्वस्त किया। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हरियाणा के जो किसान हैं उनको कैसे समझाएगी सरकार? भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल के लिए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन कमेटी के गठन का फैसला किसी भी किसान को रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि अभी भी हरियाणा के किसान गुस्से में हैं। जी बिल्कुल, बल्कि ये किसानों की ओर से जब यही इसी तरह के बयान आ रहे हैं कि उन्हें ये कमेटी भी मंजूर नहीं है और कोर्ट का सहारा लिया गया सरकार के द्वारा, तो वो अपना जो ये आंदोलन है जस का तस रखेंगे, वहीं डटे रहेंगे। और 15 तारीख के बाद वो जो 26 तारीख की जो ट्रैक्टर ट्रॉली या जो यात्रा है उसके बारे में वो अपना रुख स्पष्ट करेंगे, लेकिन उनका ये साफ तौर पे कहना है कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी गठित होने के बाद भी और इस पर रोक लगाने के बाद भी वो जो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और वो दिल्ली बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। जी पल्लवी, बिल्कुल, लगातार किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और अभी किसी भी सूरत में ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है अभिषेक कि कब तक किसान इसी तरह से आंदोलन पर बैठे रहेंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें संज्ञान लेना शुरू कर दिया है तो किसानों को अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना ही होगा। कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जो बिल्कुल बात कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, लेकिन जो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोक के बाद और कमेटी गठित करने के बाद जो पहला जो किसानों की ओर से बयान आया है, उन्होंने यही कहा है कि कोर्ट के फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट सब सर्वोच्च है और उसके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो कमेटी में ज्यादातर वो लोग थे वो लोग रखेंगे जो कि इन कृषि कानूनों का फेवर करते दिख रहे हैं। तो वो उनका यही कहना है कि अभी वो जो है उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा और अगली जो रणनीति है वो जल्द ही वो अपनी
सामने रखेंगे। और दिल्ली कूच की जो 26 जनवरी को जो उनकी तरफ से कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा से वो दिल्ली में कूच करेंगे, तो उसके लिए भी वो 15 तारीख की बैठक के बाद जो है वो स्पष्ट अपना रुख स्पष्ट करेंगे। जी पल्लवी। अभिषेक, तो अभी राज्य सरकार का इसमें क्या कुछ रोल रहने वाला है? क्या ये संभव नहीं है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने राज्य के जो किसान हैं उन्हें इस कानून के बारे में समझा सके या इतना आश्वस्त कर सके कि वो कमेटी पर भरोसा रखें? जी बिल्कुल, देखिए पीछे भी बीजेपी जेजेपी सरकार की ओर से जो हरियाणा के किसान हैं उनको समझाने की कोशिश की गई थी। उसी कोशिश के तहत जो है किसान महापंचायत का भी आयोजन किया गया था। और आपने भी देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि करनाल में किस तरह का माहौल रहा, किस तरह का कार्यक्रम कैसे रद्द करना पड़ा, मुख्यमंत्री को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने नहीं दिया। तो जिस तरह किसानों का जो रोष है या गुस्सा कहें इसको, या वही आंदोलन जो चरम पर है, और उनको विश्वास ही नहीं है किसी भी सरकार की बात पर, क्योंकि उनका एक ही बात है कि जो कृषि कानून है इसमें कहीं भी उनको फायदा नहीं दिखता और ये रद्द होने चाहिए। और केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर राज्य सरकारें इसको केंद्र में हमारी बात पहुंचाए और केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए रद्द करने की अभिषेक, विपक्ष की क्या भूमिका देख रहे हैं आप इसमें? क्या वाकई में जो ये आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से बरगलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, ये आरोप सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है इस समय? जी देखिए, विपक्ष कृषि कानूनों के खिलाफ है, विपक्ष भी, और किसानों के साथ है। बारी बारी जो मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है उसकी बात करें तो उनके तमाम जो नेता हैं उनके किसानों के पक्ष में बयान आते हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ बयान आते हैं। और वो बॉर्डर पर दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन करते हुए भी दिखते हैं। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि जब बीजेपी के लगाए आरोप की भाई कांग्रेस इनको बरगला रही है, तो उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम इसकी कमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसानों के साथ जरूर खड़े हैं और जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हम इनके साथ ही खड़े रहेंगे। तो अभी जो ताजा जो बयान आया रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो लोग इन तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में थे उनको कमेटी में रख के वो किस तरह किसानों का फायदा कर सकते हैं, वो किस तरह किसानों के हक में फैसला दे सकते हैं। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, वही जो रतनलाल कटारिया केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनका भी हमारी जब एएनबी न्यूज से बात हुई उनकी, तो उन्होंने कांग्रेस पर फिर एक बार दोबारा बड़ा आरोप लगाया कि ये जो सब किया धारा जो है वो कांग्रेस का है। और अगर कांग्रेस ने कोई बात करनी होती है तो सेशन में आए, लोकसभा के सेशन में बात की जाए। जब बैकडोर से एंट्री करती है कांग्रेस और बरगलाती है कांग्रेस किसानों को। जब बात आती है बात करने की तो सोनिया गांधी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनिया गांधी अमेरिका चली जाती हैं और जो उनके सुपुत्र राहुल गांधी हैं वो इटली चले जाते हैं। तो इस तरह की जो अभी भी बयानबाजी जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है और कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। सियासत जो है गरमाई हुई है और वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा और वहीं बीजेपी जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार है वो भी स्थिर रहने वाली है, ये साफ कर दिया है हरियाणा सरकार ने। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन इस बीच किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर असहमति जताई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की थी। गुलाटी ने ही कृषि कानूनों की सिफारिश की थी। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इस कानून को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। किसान संगठनों की तरह ही कांग्रेस ने भी कमेटी के सदस्यों पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो चौंकाने वाला है। ये चारों सदस्य पहले ही काले कानून के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं। ये किसान के साथ क्या न्याय कर पाएंगे, ये सवाल है।
और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। फिलहाल क्या कुछ नई अपडेट मिल रही है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं किसानों का जो आंदोलन है वो अभी भी जारी है और कहीं न कहीं सरकार को भरपूर कोशिश की जा रही है झुकाने की। मगर ये बात करें जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए आदेश दे दिया कि कमेटी बना सकते हैं और अब 4 सदस्यों की टीम होगी उसके अंदर। मगर जिस अशोक गुलाटी का नाम पहले किसान संगठनों की तरफ से लिया जा रहा है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अशोक गुलाटी जो है वो लगातार किसान के कृषि कानून को समर्थन में है और लगातार शुरू से ही वो समर्थन में रहे हैं और यहाँ तक कि जो चारों ही सदस्य हैं वो चारों ही सदस्य कृषि कानून के समर्थन में रहे हैं और लगातार यही कहा जा रहा था कि कृषि कानून उनके फेवर में है, यानी कि किसानों के फेवर में है। मगर इन जो नाम है ये इन चारों ही नामों से किसान जो है वो निराश है, क्योंकि जिस तरीके से चारों ही नामों पे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो कमेटी है वो निष्पक्ष काम नहीं करेगी और इसीलिए चारों ही नामों को सुझाया गया है सरकार के द्वारा। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान इसी वजह से नाराज है और वो इस कमेटी के हक में नहीं है और चाहते नहीं है वो कमेटी सही फैसला करेगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है यानी कि जो तीनों ही कृषि कानूनों पर रोक लगाई है उससे जरूर संतुष्ट है, मगर कहीं ना कहीं किसान नाराज भी है, क्योंकि कमेटी इस तौर पर बनाई गई है और कमेटी के अंदर जो चारों ही सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं खास तौर पर अशोक गुलाटी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और किसान संगठन के जो नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि अशोक गुलाटी या फिर चारों ही मेंबरों में से कोई भी इस टीम के अंदर हो, क्योंकि यही चारों ही ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने कृषि कानून का समर्थन किया था और शुरू से अभी तक समर्थन करते हुए आ रहे हैं। मतलब अगर सीधे सीधे कहें किसानों को फायदा होने वाला नहीं है और किसान दोबारा से कहीं ना कहीं वही बड़ा रुख अपनाएंगे सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का दोबारा से दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हमने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है और अब 2 महीने के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो लगता नहीं है कि किसानों को भी अब इंतजार करना चाहिए, क्योंकि विश्वास तो जताना ही पड़ेगा। राजीव, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बेशक 4 सदस्यों की टीम बना दी और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए बोल दिया है, मगर सीधे सीधे किसान उनसे नाराज है, क्योंकि जो चारों ही नाम दिए गए हैं वो चारों ही नाम पहले ही कृषि कानून के समर्थन में है। तो उससे फिर किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला, ना ही किसानों की जो मांग है कृषि कानून को वापस लेने की वो नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं जो चारों ही सदस्य हैं वो फिर दोबारा से वही रिपोर्ट देंगे जो पहले सरकार को दी जा चुकी है, यानी कृषि कानून सरकार किसानों के फेवर में है। तो किसान इसीलिए नाराज है और कल राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया कि हम किस टीम से यानी कि जो कमेटी बनाई गई है कमेटी से संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, और अभी ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च आयोजित किया जाना है या नहीं, इस पर भी सुनवाई होनी है। देखिए बिल्कुल सही, जिस तरीके से बात करें ट्रैक्टर मार्च की, तो ट्रैक्टर मार्च की तैयारी जरूर की गई है और 26 जनवरी पर कहीं ना कहीं परेड भी निकाली जाएगी किसानों के अपने तरीके से। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएगी। सरकार का जिस तरीके से अड़ियल रवैया रहा है, किसान जो है उनके सामने खड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, मगर सरकार कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है पूरा करते नजर नहीं आ रही है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था और किसान संगठनों ने इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी किसी कानून पर रोक लगाई वो कहीं ना कहीं किसानों के फेवर में जरूर है। मगर एक चीज जिस तरीके से गठन किया गया, 4 नाम जो सुझाए गए हैं और वो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे। खासतौर पर अशोक गुलाटी का नाम जो है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और किसी कानून के समर्थन में ही उनका फैसला होगा और किसान यही जानते हैं कि कृषि कानून के समर्थन में फैसला ये चालू करेंगे और उससे किसानों संगठनों को कोई फायदा नहीं होने वाला, ना ही किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। राजीव, सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान संगठनों से ये सवाल किया था कि किस आधार पर इतनी ठंड में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को इस प्रदर्शन में रखा गया है, इस प्रदर्शन में बुलाया गया है। अभी क्या कुछ फैसला लिया गया है किसान संगठनों की तरफ से? क्या बुजुर्गों और महिलाओं को वापस घर भेजा जाएगा या वो अभी भी प्रदर्शन का हिस्सा रहेंगे? देखिए बिल्कुल रहे, किसान संगठनों की माने तो कहीं ना कहीं वो किसान संगठन जो है वो अपने परिवार को वापस नहीं भेज रहे, यानी कि महिलाओं को और बच्चों को और बुजुर्गों को वो वापस नहीं भेज रहे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है अगर हम जिंदा रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, मगर कहीं ना कहीं कृषि कानून के खिलाफ ही खड़े रहेंगे। मगर जिस तरीके से अब कहते हैं रुख करता चला जा रहा है और लगभग कह सकते हैं 45 दिन हो चुके हैं, 46 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जरूर आ रही है किसानों को। मगर किसान सिर्फ यही कहते हैं उम्मीद करते हैं और सरकार से कि कृषि कानून को वापस किया जाए और
आपसी पर लिखत में गारंटी प्रूफ कानून बनाया जाए। मगर दोनों ही तरीके से यानी केंद्र सरकार बख्शी नजर आ रही है और उसी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कमेटी का नाम सुझाव गया था वो कहीं ना कहीं किसान के सरकार के फेवर में होगा और सरकार कहीं ना कहीं अपना फायदा ही देख रही है इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर असहमति जताई है और ये बताया जा रहा है कि किसान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है, जबकि उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। खैर, देखने वाली बात यहां पर यही रहेगी कि आगे किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कभी अंडरवर्ल्ड के निशानों पर रहती है तो कभी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का शिकार बनती है। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की ठगी करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से दर्जनों पासपोर्ट, बनावटी दस्तावेज, विदेश का वीजा सहित कई मोबाइल, सेल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए। मुंबई पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच जालसाजों पर नकेल कसना शुरू कर चुकी है। मुंबई के मालाड स्थित एवरशाइन मॉल में मुंबई श्री कंसल्टिंग का ऑफिस बनाकर जरूरतमंदों को अपना शिकार बना रहे थे। पुलिस निरीक्षक मनोहर कारंडे को मिली गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई तो जो खुलासा हुआ वह काफी चौंकाने वाला था। पुलिस ने छापेमारी की तो वहां कुल 6 लोग बैठे हुए थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पहले पुलिस को गुमराह करना चाहा, लेकिन सख्ती के साथ पूछताछ और ऑफिस की तलाशी हुई तो वहां से दर्जनों दस्तावेज बरामद हुए जो विदेश में नौकरी देने के नाम पर कंपनी का ऑफर लेटर हो या फिर विदेश जाने का पासपोर्ट, वीजा, सब फर्जी तरीके से तैयार करते थे। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इनके गिरोह का मुखिया कौन है और इनके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, किन किन राज्यों में इनका जाल फैला हुआ है, इसके पीछे क्या कोई बड़ी हस्ती है। इन तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कभी अंडरवर्ल्ड के निशानों पर रहती है तो कभी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का शिकार बनती है। आपको बता दें कि मुंबई की क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की ठगी करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से दर्जनों पासपोर्ट, बनावटी दस्तावेज, विदेश का वीजा सहित कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो बड़े पैमाने पर ठगी का काम करते थे। सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई सहित आसपास के इलाकों में जालसाजों ने अपनी जाल बिछाकर जरूरतमंदों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह की चेतावनी के बाद जब क्राइम ब्रांच और पुलिस ने इन सब पर नकेल कसना शुरू किया तो जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। मुंबई का मलाड इलाका एवरशाइन मॉल के अंदर हाई प्रोफाइल ऑफिस बना करके 5 से 6 लोग ठगी का काम करते थे और पुलिस ने जब छापेमारी की तो कई दर्जन पासपोर्ट, दस्तावेज, वीजा और विदेशी कंपनी के ऑफर लेकर वहां से बरामद हुए। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि में और भी कई लोग शामिल होंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह स्तर पर लोगों का काम चल रहा था। मुरारी, कोई जानकारी मिल पाई है कि अब तक कितने लोगों के साथ ये ठगी कर चुके हैं और कितने रुपए का चूना इनके द्वारा लोगों को लगाया गया है? देखिए, आज इन लोगों को कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद क्राइम ब्रांच इनसे जानने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस हिसाब से सामान वहां पर मिले हैं, लगभग 40 से 50 पासपोर्ट मिले हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 25 से 30 हजार रुपए ये लोग एक शख्स से सिर्फ दलाली लेते थे, जबकि 1,20,000 रुपए तक इन लोगों को बाहर गाँव भेजने के लिए लेते थे। ऐसी जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही कि कितने लोगों से कितने पैसे लोग लिए हैं। अब तक मुंबई सहित महाराष्ट्र में या फिर और राज्यों में इनका कितना जाल फैला हुआ है, इसके नेटवर्क में कितने लोग काम करते हैं और अब तक कितने लोगों को लोग चूना लगा चुके हैं, इसी सब मालूमात के लिए पुलिस आज का रिमांड लेगी और सख्ती से पूछताछ करेगी। मुरारी, बिल्कुल, लेकिन शुरुआती जानकारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये मुंबई के ही बताए जा रहे हैं या फिर अन्य राज्यों के तार इनके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए पल्लवी, पकड़े गए आरोपी 32 से 45 साल के उम्र के हैं। एक कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और एक ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश
यही की जा रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में इसका कोई नेटवर्क है, क्या वहां से कोई कनेक्शन यहाँ है, क्या कोई सर्वर, कोई मशीन इन लोगों ने बैठाया है जिससे ये लोग जरूरतमंदों को हायर करते हैं। इन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पहली जानकारी पुलिस को ये मिली है, ये जो आरोपी है इनके संपर्क में और भी कई लोग हो सकते हैं, क्योंकि कई मोबाइल फोन मिले हैं, कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी है। क्या वो लोग बाहर गाँव जाने वाले थे या फिर इस एजेंसी में लोग क्राइम भेजते थे, इन तमाम पहलुओं को संभाला जा रहा है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो काफी चौंकाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, बड़े पैमाने पर ये लोग जालसाजी किए हैं। बिल्कुल मुरारी, देखा जाए तो मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार इस तरह के जालसाजों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है जालसाजों पर नकेल कसने के लिए? देखिए, जालसाजों के ऊपर नकेल कसने के लिए सबसे पहले इनके मोबाइल टेलीफोन जब्त किए गए हैं और पिछले 2 महीने के डेटा इस मोबाइल टेलीफोन से संभाले जा रहे हैं। साथ में जिस मॉल में मॉल कहा जाता है मुंबई के मलाड इलाके का सबसे पॉश मॉल है, इस मॉल में कितने साल से ऑफिस थी, किसका ये ऑफिस था, रेंट पर लिए थे या विकट लिए थे, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी संभाले जा रहे हैं कि क्या यहाँ और कौन कौन से लोग आते थे। तो भी जो संगीत वस्तु यहाँ पर कर सकते हैं, बनावटी दस्तावेज मिले हैं, विदेशी वहाँ पर जो कि वीजा मिला हुआ है, क्योंकि जितने दस्तावेज है क्राइम ब्रांच की माने ये सारे दस्तावेज फर्जी बनाए गए हैं। ये कहाँ बनता है, कहाँ प्रिंट आउट होता है, पासपोर्ट बनते हैं तो कहाँ बनते हैं, इन तमाम पहलुओं को क्राइम ब्रांच के लिए जहाँ चुनौती है वहाँ इन आरोपियों से और भी सच्चाई लाना मुंबई पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जालसाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह लगातार लोगों के साथ ठगी कर रहा था, विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे थे। अब आज इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया। दरअसल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके विरोध स्वरूप भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष भाजपा रूप सिंह मंडावी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के विषय में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता और भारतीय जनता पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है और आगे उन्हें सूचित करती है कि छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है कि किसी व्यक्ति का अपमान किया जाए। छत्तीसगढ़ के असंवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए असंसदीय भाषा का उसने प्रयोग किया है। ये बहुत ही अपमानजनक बात है और छत्तीसगढ़ में मुखिया होने के नाते उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये उनके लिए भी शोभा नहीं देता और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी शोभा नहीं देता। इसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है और आगे उन्हें सचेत करती है कि ऐसी भाषा का प्रयोग न छत्तीसगढ़ वासियों के लिए न ही किसी जनप्रतिनिधियों के लिए करें। इसकी भरपूर निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आने वाले समय में वो अपने पे संयम रखे। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए एसडी राज हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़ गए हैं। एसडी राज, आपसे जानकारी चाहेंगे, भाजयुमो के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और काफी प्रदर्शन उन्होंने किया है। क्या कुछ जानकारी है, प्रदर्शन क्यों किया गया, क्यों छत्तीसगढ़ के सीएम से इतनी नाराजगी देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि 2 दिन तक बस्तर का दौरे में थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी बस्तर दौरे से जब वापस लौटते हैं रायपुर, तो वहाँ पे जब पत्रकारों से चर्चा करते हैं तो कुछ वरदाने के बारे में और दान खरीदी के बारे में जब बात उठती है तो उसमें उन्होंने कहा था कि पिछले सरकार जो थे, पिछले बीजेपी का सरकार जो था, जब डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल था, उस समय कोरोना का काल नहीं था। अब जब मेरे कार्यकाल में
कोरोना का काल है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें और परेशानी आ रही है, ऐसी कुछ बात उन्होंने कही थी। तो ऐसे ही कुछ बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो कि विरोध प्रदर्शन कर कर और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी का पुतला दहन कर कर और रास्ते में, रोड में और चौराहे में जो जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर कर इसका विरोध प्रदर्शन दिखाया। जी बिल्कुल, और इस दौरान काफी नारेबाजी भी की गई है और लगातार हमने जिस तरह से सुना है कि जिला अध्यक्ष जो हैं जगदलपुर के भारतीय जनता पार्टी के, वो ये बात कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं रही है कि किसी का अपमान किया जाए। तो मुख्यमंत्री को चेताया जा रहा है यहाँ बीजेपी की तरफ से। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये सब कृत्य किया गया उसको लेकर कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया दी है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो बात कहीं न कहीं तो सही है कि छत्तीसगढ़ नहीं, कोई भी राज्य में ऐसी तरह की बात टिप्पणी नहीं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसी टिप्पणी कोई कहा भी नहीं जाता है। लेकिन जो भूपेश बघेल जी के खिलाफ इन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कह रहे हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये टिप्पणी किस तरह की गलत टिप्पणी है या सही टिप्पणी है, तो टिप्पणी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो टिप्पणी हुई है, जिसको लेके विरोध प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उग्र आंदोलन करने जिस तरह से लग रही थी और कल जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी, इससे तो कहीं न कहीं नाराजगी तो जरूर दिख रही थी। और ये भी कहा जा सकता है कि जब सीएम भूपेश बघेल जी ने कल जब प्रेस वार्ता ले रहे थे, उन्होंने सीधा-सीधा कहा था कि अभी मेरे को 2 दिन की मैं दौरे में था, 2 दिन के दौरे से वापस लौटा हूँ, अभी पूरी जानकारी मेरे को नहीं है। मैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ऐसा भी कहा गया था। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसडी राज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि धान खरीदी को लेकर इस समय छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। डॉक्टर रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। इस बीच जिस तरह से ये वार का और पलटवार का दौर लगातार जारी है, भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। इसी के साथ राजधानी लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।